नमस्कार। 3 अगस्त 2025 की महत्वपूर्ण खबरों के विश्लेषण भाग 1 में आपका स्वागत है। ये विश्लेषण खास तौर पर यूपीएससी अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आज हमारे पास पर्यावरण, शासन, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था इन सबसे जुड़े कई जरूरी मुद्दे हैं। जी हाँ, और इन पर हम गहराई से बात करेंगे। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। बिल्कुल, ये मुद्दे न सिर्फ आज की घटनाओं को दिखाते हैं, बल्कि इनके दूर तक असर होंगे, पॉलिसी पर भी, समाज पर भी। सही बात है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं प्लास्टिक प्रदूषण। ये तो एक वैश्विक चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। UNCTAD की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले हैं। क्या कहती है रिपोर्ट? बता रहे हैं कि 1950 में प्लास्टिक उत्पादन सिर्फ 2 मिलियन मीट्रिक टन था। सिर्फ 2। और 2022 में 436 मिलियन मीट्रिक टन। बाप रे, 436। और रिसाइकलिंग का क्या हाल है? वही तो दिक्कत है। रिपोर्ट कहती है सिर्फ 10% रिसाइकल हो पाता है, बस। सिर्फ 10%? ये तो बहुत ही कम है। और रिपोर्ट में एक और बात है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की कमी है। और जो बायो बेस्ड विकल्प है ना, जैसे बांस वगैरह, हाँ, उनका इस्तेमाल कुल उत्पादन का सिर्फ 1.5% है, बहुत ही कम। और इसमें एक और दिलचस्प बात है जो आपने शायद नोटिस की हो। क्या? टैरिफ वाली बात। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पिछले 30 सालों में प्लास्टिक उत्पादों पर औसत टैरिफ 34% से घटकर सिर्फ 7.2% रह गया है। अच्छा, कम हो गया है? हाँ, जबकि बांस जैसे टिकाऊ विकल्पों पर टैरिफ अब भी करीब 14.4% है। ये तो उल्टी बात हो गई। मतलब प्लास्टिक को सस्ता कर रहे हैं और विकल्पों को महंगा। कुछ ऐसा ही लगता है। और ये सब तब हो रहा है जब हम एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर बातचीत कर रहे हैं। तो समाधान क्या है इसके? कुछ सुझाया है रिपोर्ट ने? हाँ, बिल्कुल। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पे टारगेटेड बैन लगें, R&D बेहतर हो, डेटा सिस्टम मजबूत किया जाए, और जो मौजूदा फ्रेमवर्क है ना, जैसे बेजिल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम कन्वेंशन, हाँ, उनके साथ तालमेल बिठाया जाए। और भारत में क्या स्थिति है? हमारे यहाँ नियम हैं? जी, भारत में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है, और उनमें संशोधन भी हुए हैं 2021, 2022, 2024 में। इनमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन भी है, और सबसे जरूरी EPR का कॉन्सेप्ट है। EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, यानी जो बना रहा है उसी की जिम्मेदारी है वेस्ट को मैनेज करने की। ये सीधे सीधे ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस से जुड़ा है। ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस? हाँ, मतलब प्रदूषण, बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज। जी। चलिए, पर्यावरण की बात चल रही है तो अगले मुद्दे पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश वाला मामला। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अहम टिप्पणी आई है। हाँ, मैंने पढ़ा उसके बारे में। कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई पर्यावरण और इकोलॉजी की कीमत पर आप रेवेन्यू नहीं कमा सकते। बिल्कुल सही कहा। ये टिप्पणी तब आई जब कोर्ट हिमाचल सरकार की उस अधिसूचना को सही ठहरा रहा था जिसमें ग्रीन बेल्ट में निजी निर्माण पर रोक लगाई गई थी। ये बहुत जरूरी है, खासकर हिमालय जैसे संवेदनशील इलाकों के लिए। सही बात है। कोर्ट ने चिंता भी जताई है कई चीजों पर, जैसे कनेक्टिविटी और टूरिज्म के नाम पर अस्थिर ढलानों पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हाँ, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का असर नदियों पर पड़ रहा है। सतलुज नदी सिकुड़ रही है और आपदाएं बढ़ रही हैं। कुल्लू मंडी में 2025 में जो हुआ, शिमला 2023, ये सब उदाहरण हैं। ग्लेशियर भी पीछे हट रहे हैं। बड़ा शिगरी ग्लेशियर का जिक्र है, वो 2-2.5 किलोमीटर सिकुड़ गया है। हाँ, तो कोर्ट ने यही कहा कि विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाना ही होगा। तो क्या रास्ते सुझाए हैं कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा है कि मॉनिटरिंग सही से हो, अवैध खनन रुके, एक्सपर्ट्स और स्थानीय लोगों की राय ली जाए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें हैं जैसे फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट हटा देना, उन्हें ठीक किया जाए। ये सब राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों से भी जुड़ता होगा, है ना? जैसे हिमालयन इकोसिस्टम वाला मिशन। हाँ, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, NMSHE, और सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, उनसे सीधे जुड़ता है ये। ठीक है, तो पर्यावरण से अब थोड़ा गवर्नेंस की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव। जी, चुनाव आयोग ने 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। हाँ, तो जरा इसकी प्रक्रिया याद दिला दीजिए। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 साल का होता है अनुच्छेद 67 के अनुसार, और अनुच्छेद 68(2) कहता है कि पद खाली होने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। और वोट कौन कौन देता है इसमें? इसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। सभी सदस्य।
मतलब इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड दोनों। हाँ। दोनों, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। अच्छा, और चुनाव होता कैसे, प्रक्रिया क्या है? चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए, और ये गुप्त मतदान होता है। ये अनुच्छेद 66(1) में है। ठीक है, और उम्मीदवार बनने के लिए क्या चाहिए? नॉमिनेशन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक यानी प्रपोजर्स और 20 अनुमोदक यानी सेकेंडर्स चाहिए होते हैं, और साथ में 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट। चुनाव करवाता कौन है? चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324 के तहत ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इसमें कुछ खास नियम भी होते हैं ना, जैसे विप वगैरह? हाँ, पार्टियों का विप लागू नहीं होता इस चुनाव में, और वोट की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। अनधिकृत पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए अब टेक्नोलॉजी पे आते हैं। एआई की बात करते हैं। हाँ, एआई तो आजकल हर जगह चर्चा में है। यूरोपियन यूनियन का एआई कोड ऑफ प्रैक्टिस आया है। हाँ, और 26 बड़ी टेक कंपनियों ने उस पर साइन किया है। अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब है इसमें। हाँ, ये एक अहम डेवलपमेंट है। ये जनरल पर्पस एआई यानी जीपीआई के लिए है। लेकिन ये कोड तो वॉलंटरी है ना, मतलब मानना बाध्यकारी नहीं है। फिलहाल तो वॉलंटरी है, हाँ, लेकिन ये एक तरह का ब्रिज का काम कर सकता है। ईयू जल्द ही एआई एक्ट लाने वाला है, जो दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून होगा। तो ये कोड उस एक्ट के बाध्यकारी नियमों की तरफ एक कदम हो सकता है। ये कोड किन चीजों पर फोकस करता है? मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी, कॉपीराइट और सेफ्टी पर। और ये जो ईयू एआई एक्ट आने वाला है, क्या इसका असर दुनिया भर में पड़ेगा, जैसे जीडीपीआर का पड़ा था? पूरी उम्मीद है। ये रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाता है, मतलब एआई के इस्तेमाल से कितना रिस्क है उस हिसाब से नियम होंगे, और अगर नियम तोड़े तो जुर्माना बहुत भारी है, ग्लोबल टर्नओवर का 7% तक। बाप रे, काफी ज्यादा है। कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया इस पर? कंपनियां थोड़ी चिंतित भी हैं, कानूनी अनिश्चितता को लेकर और यूरोप की अपनी एआई कॉम्पिटिटिवनेस पर असर को लेकर। और भारत का क्या स्टैंड है एआई रेगुलेशन पर? देखिए, भारत में अभी एआई के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। सरकार का फोकस फिलहाल एआई के डेवलपमेंट और एडॉप्शन को सपोर्ट करने पर है। इसके लिए इंडिया एआई मिशन भी शुरू किया गया है। मकसद है एक इनोवेटिव, कुशल, सुरक्षित और भरोसेमंद एआई इकोसिस्टम बनाना। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो उसके लिए जरूरी संसाधनों पर भी आते हैं। महत्वपूर्ण खनिज या क्रिटिकल मिनरल्स। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है आजकल। खान मंत्रालय ने 7 संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत। कौन कौन से संस्थान हैं? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, सीएसआईआर, आईएमएमटी भुवनेश्वर, ऐसे बड़े नाम हैं। ये सीओई करेंगे क्या? ये हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेंगे, मतलब एक मेन सेंटर होगा और कई सपोर्टिंग सेंटर्स। इनका काम होगा क्रिटिकल मिनरल्स में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ये क्रिटिकल मिनरल्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हैं। सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, इन सब में लगते हैं ये। अच्छा। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM) का लक्ष्य यही है कि इन खनिजों की सप्लाई और प्रोसेसिंग लंबे समय तक सुनिश्चित हो सके। समझ गया। तो ये थे 3 अगस्त 2025 भाग 1 के कुछ मुख्य समाचार और उनका विश्लेषण। हमने प्लास्टिक प्रदूषण, हिमालय का पर्यावरण, उपराष्ट्रपति चुनाव, एआई रेगुलेशन और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे काफी अहम मुद्दों पर बात की। हाँ, और आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं, हम पर्यावरण की स्थिरता और सामाजिक बराबरी को कैसे साथ लेकर चल सकते हैं, खासकर तब जब दुनिया भर में और हमारे देश में भी नियम अभी बनी रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। इस पर सोचना जरूरी है ना? बिल्कुल सही कहा। एक जरूरी सवाल है सोचने के लिए। उम्मीद है ये विश्लेषण श्रोताओं के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगले विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।